लेकिन मॉर्निंग में क्या है कि समय मिल जाता है, क्योंकि सारी मीटिंग्स भी इवनिंग में ही होती है। चलिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम मुलाकात हो रही है ना। होमवर्क कंप्लीट है? एक आध सवाल हो जाता है, थोड़े बहुत तो हो रहे होंगे यार। रूम काफी बड़ा लग रहा है, कि जनता कम है आज? ज्यादा है? सब इधर ही आ गए क्या ये? तो चलिए, पहले वो आर्टिकल जो चल रहा था उसको बाइंड अप करते हैं और लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जरा एक बार दिखाइएगा वो क्वेश्चन क्या था। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे क्वेश्चन चल रहे थे ना? यस यस, मुझे याद आ गया। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा, उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। इसमें से कोई एक मिरर कॉन्केव है और कोई एक मिरर कॉन्वेक्स है। ये मुझे नहीं पता, ये शायद आपको पता होगा। नहीं पता तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, शानदार तैयारी चल रही है आपकी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का ही सेम है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। यहां पर इस मिरर का नाम बोला गया बेटा M1, इस मिरर का नाम बोला गया क्या? M2। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने यहां रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। और इन दो मिरर्स के पोल्स के बीच में ये वाला जो गैप है, पोल्स के बीच का गैप, ये गैप हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। जैसे कि उस दिन हमारी चर्चा हुई थी कि अगर कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में रखा जाए तो वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, क्योंकि यहां से जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो इसके लिए इंसिडेंट रे होगी, और यहां से जो रिफ्लेक्ट होगी वो इसके लिए इंसिडेंट रे होगी। यहां पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज after the two reflections, find the location of image after the two reflections, consider the first reflection from M1 and second reflection from M2। अरे भैया डिस्टेंस अलग अलग था, वो 80 था, इसमें ये कितना है? 50 है, ठीक है। Consider first reflection from M1 and second reflection from M2। पेन चलाने से पहले थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग जरूर करिएगा। मानता हूं कि कम है, लेकिन जो है उतने में ही काम हो जाएगा। ट्राई करिए, जल्दी से प्रयास करिए पूरा अपनी तरफ से। इनकी रिकॉर्डिंग्स मिलना शुरू हो गई क्या? अभी तक नहीं आया? प्लस वालों को आ रही है, कोर वालों को नहीं आ रही। ये प्लस और कोर क्या होता है? प्लस महंगा या कोर महंगा है? अच्छा, यस, ट्राई करिए फटाफट। कैसे अप्रोच करेंगे पता है क्या है? डेटा को ध्यान से देखिएगा। 30, 20, 60, कुछ याद आया? अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट 30 पे है, इसकी फोकल लेंथ 20 है। तो मैंने कहा था कि ये डेटा याद रखना, क्योंकि मैं बार बार इसी का यूज करूंगा। इमेज कहां बनाएगा? 60। यार 60 पे तो बनेगी नहीं। बनेगी क्या? क्या होगा? जैसे कि यहां पर मैंने अगर ये बोला, ध्यान से सुनना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन,
कई सारे लोगों को पता नहीं, अपने आप ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से कंसिडर करता हूं तो मैं यहां पे U की वैल्यू -30 रखूंगा। कॉनकेव मिरर है तो आप जानते हैं कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, दैट इज -20, यस और नो। अगर U और F की वैल्यू ये कंसिडर करूंगा तो बेटा यहां से V को सॉल्व करने पर कितना आता है, -60 सेंटीमीटर। बोलो सभी लोग सहमत हो? अब -60 आता है तो इतना तो समझ में आ गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, है ना। लेकिन पॉइंट इज दैट कि सर क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, -60 का मतलब यहां से 60 तो यहां पर बनेगा, और इसको मैंने I1 नाम दिया, और ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली में रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको बेहतर फील आएगी और चीजों को आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। मान लीजिए यहां से रे निकली, देखिएगा ध्यान से, ये रे इस तरीके से यहां टकराई और ये रे इस तरीके से यहां टकराई। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आप इमेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए, क्योंकि अगर 2 इंसिडेंट रे होंगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 होंगी, यस और नो। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल गिव यू व्हाट, इमेज, यस और नो। तो मैंने यहाँ 2 इंसिडेंट रे बनाई, यहां टकराई, और यहां टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के पीछे की तरफ जा रही थी। तो ये इस तरीके से जा रही है, क्योंकि इनको मुलाकात जहां पे करनी है वो डिस्टेंस यहां से कितना है, यहां पे। तो एक्चुअली में जब ये रेज यहां पहुंचेंगी, तो ध्यान से सुनना, जब ये रेज यहां पहुंचेंगी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। तो ये मिरर को ऐसा लगेगा ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे है, तो ये इधर जाकर के मिल रही है, यस और नो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल स्पेस में या वर्चुअल स्पेस में। तो ये जो पॉइंट है ये इस मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, यस और नो। तो जब मैं यहां पे सेकंड रिफ्लेक्शन कंसिडर करूंगा, क्या बोला मैंने, सेकंड रिफ्लेक्शन, लेकिन इस बार सेकंड रिफ्लेक्शन कहां से कंसिडर होगा, फ्रॉम M2। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 10, +10 या -10, प्लस और माइनस, पक्का। तो जब मैं यहां पे सेकंड रिफ्लेक्शन कंसीडर करूंगा तो यहां पे U2 की वैल्यू +10 लिखूंगा बेटा, और जब मैं फोकल लेंथ लिखना चाहूंगा तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, +20 सेंटीमीटर। ये +20 क्यों है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके बारे में हमारे बीच में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल स्पेस में होता है। क्या होता है, वर्चुअल स्पेस में। तो जल्दी बताइए, कैन यू यूज द मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज करोगे तो ये वाला करोगे, UF डिवाइडेड बाय, क्या सभी को याद है भाई? याद नहीं है तो कर लीजिएगा, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20। जरा सॉल्व करिए, बताइए आंसर। देखिएगा बड़ा शानदार सा आंसर आएगा, -20। -20 तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज कहां बननी चाहिए, यहां से 20 सेंटीमीटर। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से 20 सेंटीमीटर इधर, और ये तो ऑब्जेक्ट ही है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 50, ये 30 है, तो बचा हुआ ये कितना है, 20। मतलब एक्चुअली में जब ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट यहां से 20 सेंटीमीटर पे होगा। पॉइंट इज दैट कि जो सेकंड वाली इमेज बन रही है वो वही बन रही है जहां पे कौन है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गया। क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद यही सेम फिनोमिना बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये रेज आगे फिर से जाएंगी, फिर टकराएंगी, यस और नो। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने पहला रिफ्लेक्शन M1 से और दूसरा रिफ्लेक्शन M2 से कंसिडर किया तो हर दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है क्या वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा? आराम से देखो, कोई समस्या की बात नहीं, बोलो यस और नो। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जब ये रेज दोबारा से इधर आएंगी और यहां टकराएंगी तो फिर से यहाँ पे इमेज बनेगी, लेकिन एक कहानी यहाँ खत्म होगी, आगे भी चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन हमारा सफर यहीं रुक जाएगा। क्योंकि अगर आपने सवाल को ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में बोला गया था कि आफ्टर द सेकेंड रिफ्लेक्शन, आफ्टर द सेकेंड रिफ्लेक्शन। बोलो क्लियर है क्या? तो अगर
इस तरीके से रेज पीछे मिल रही हैं, तो आज के बाद आपको इस तरीके के डाउट नहीं आने चाहिए कि सर फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर रेज पीछे मिल रही है तो इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कौन है, रियल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। लग नहीं रहा कुछ समझ आया, क्या बात कर रहे हो, फटाफट नोट कर लो फिर। इनफाइनाइट नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि हर दूसरी इमेज यही बनेगी, तो फिर इनफाइनाइट नहीं बन पाएगी ना इस केस में। इस केस में इनफाइनाइट नहीं बन पाएगी, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका फिर इधर बनेगा, फिर मतलब यही सेम ही चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस केस में इनफाइनाइट इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर ये पार्ट हो जाए तो इसका अगला पार्ट करना शुरू कर देना, ठीक है। दिमाग चलाइएगा, पेन ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेटा मैंने इस तरीके का लिया है कि कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अगला पार्ट बोलूंगा ना, अगला पार्ट ये है, लिखिए। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर द सेकेंड रिफ्लेक्शन। Find the location of image after the second reflection if we consider first reflection from M2 and the second reflection from the M1. इस बार सवाल सेम है या बदल गया है? कुछ लोग सोच रहे होंगे सेम सवाल दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट करा दिया, लगता है सर नींद में है। क्या बदला है बताइए? इस बार M2 से पहला रिफ्लेक्शन कंसिडर करना है, यस और नो? चलिए ट्राई दिस वन। रे डायग्राम तो मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर के वो थोड़ी सी बेटर हो जाए। वही सेम आ रहा है? पता है पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको थोड़ा सा फिजिक्स का एक बेहतर आइडिया है तो। एक बात बताइएगा ध्यान से, मैंने इस बार क्या बोला कि पहला रिफ्लेक्शन किससे कंसिडर करना है और दूसरा रिफ्लेक्शन M1 से। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये जो एरो बने हुए हैं ना, एरो, इनको जस्ट उल्टा कर दो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज बना दो, जो इमेज है उसे ऑब्जेक्ट बना दो। मतलब पॉइंट इज दैट कि जैसे मैं ये कहूंगा ना कि अब यहां से रेज जाएगी, यस और नो? अरे यही तो बोलोगे ना भाई, अगर तुमने सॉल्व भी किया हो तो भी आंसर सेम आ रहा होगा, नहीं तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे ये एरो ऐसे बनाओगे। अगर तुमने एरो ऐसे बनाए तो ऑफ कोर्स सारे एरो उल्टे करते जाओ, तो तुम यही पहुंच जाओगे वापस से सफर। क्या फर्क पड़ने वाला है, चाहे इस केस में M1 से पहला रिफ्लेक्शन हो या फिर पहला रिफ्लेक्शन M2 से हो, आंसर दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो क्या कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए भाई। और नहीं समझ में आया तो तुमने पेन चलाया होगा तो यही आंसर मिल रहा होगा। जब तुमने 20 लिया होगा तो ये कितना हो गया होगा, 10, यस और नो? फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना हो गया होगा, 60, तो इमेज कहां बन गई होगी, 30 पे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि कल अगर ऑब्जेक्ट को इमेज और इमेज को ऑब्जेक्ट बना दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लाइट जिस रास्ते से आ रही है
वापस उसी रास्ते से जा रही है। देख लो आप ध्यान से। डन? कर पाओगे ऐसे सवाल? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगर मना कर दूंगा चले जाओगे? है? बिना पूछे चले आओ बस, इतनी इज्जत मत दो, आदत नहीं है। मिरर देख के समझ में आ रहा है? पेन कम चलाएगा, दिमाग ज्यादा चलाएगा। ऑप्टिक्स में सबसे बड़ी मार्केट में रूमर्स है वो यही है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर दिमाग चल रहा है तो कैलकुलेशन करने की खास जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको दो मिरर दिख रहे हैं, कितने लोगों को दो दिख रहे हैं? चलो अंधे तो नहीं है। ये M1 और ये M2। M1 कॉन्वेक्स, यस और नो? और M2 कौन सा है? प्लेन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 40। यू हैव अ ऑब्जेक्ट जो कि कितने पर रखा हुआ है? 20 पर। ठीक है, सवाल है फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर द सेकेंड रिफ्लेक्शन। Find the location of image after the second reflection. Consider first reflection from M1 and second from M2. Consider first reflection from M2 and second reflection from M1. और जो भी लोकेशन बताए वो विद रेस्पेक्ट टू पोल बता दीजिएगा। कितना आ रहा है पोल से? हाँ, -50। नो 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 नो, इतना भी स्टड मत बनिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा फास्ट क्विक। पहला रिफ्लेक्शन किससे कंसिडर करना है? M1 या M2? M2 से करना है। बी केयरफुल। प्लेन मिरर के केस में तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है, जितना आगे उतना पीछे। चलिए ठीक है, ये तो आपको पता है। यस यस, लास्ट 1 मिनट। चलिए कोई आंसर मत बताइए, देखते रहिए। हाँ, मतलब डिस्टेंस यहां से बताना, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो उस मिरर के पोल से मेजर करते हैं। -15। ओके, माइनस क्यों आ रहा है? -15 तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ भाई, पीछे वाली जनता, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया है। लेट्स सी, देखते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है बेटा? कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर का फंडा क्लियर है, जितना आगे उतना पीछे। मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो यहाँ पे बनाएगा। यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये I1 होगा। लेकिन ये जो इमेज बनी है, भाई 2 बार रिपीट किया है भाई। फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 एंड सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। क्लियर बोला है, मुझे तो याद है ना भाई। ठीक है, तुमने क्या सुना है वो तुम जानो। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर ली।
मैंने यही बोला था, जो मैंने बोला था मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ, तुम लोग देख लेना। तो ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अब हम इसके पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा? 60 सेंटीमीटर। तो देखो सीधे सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करता हूं। सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 या M2? M1। तो इसमें जब आप U की वैल्यू लिखेंगे तो पता है U की वैल्यू कितनी आएगी? -60। क्योंकि जब आप इस मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आगे वाला डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, और यहां वाला डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। और जब आप इसकी फोकल लेंथ लिखेंगे, फोकल लेंथ, तो वो आएगी +20। यस और नो? अब आप यहां पे v कैलकुलेट करेंगे तो v का फॉर्मूला होता है UF अपॉन U माइनस एफ। U का वैल्यू -60 इंटू एफ डिवाइडेड बाय -60 -20। तो यहां से प्लस के 15 सेंटीमीटर आ गया। इफ यू वांट कि सर एक बार रे डायग्राम बना दें तो फील आ जाएगा, देखो रे डायग्राम बनाने में मुझे तो काफी मजा आता है। ऐसे रे टकराएंगी, ये रे टकरा के ऐसे जाएंगी, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहां से मिलते हुए दिख रही होंगी। तो जब ये इधर पहुंचेंगी, जब ये मिरर इन रेज का स्वागत करेगा तो सबसे पहले ये पूछेगा ना कहां से आ रही है? यस और नो? क्योंकि ये वाली रेज प्लेन मिरर के लिए तो रिफ्लेक्टेड है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है? बोलो यस और नो? तो देखना भाई, कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले क्या पूछेगा? कहां से आ रही है। तो इसको तो ऐसा लगेगा यहां से आ रही है। यस और नो? और ये डिस्टेंस यहां से कितना है? 60 है। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज ऐसे जाएंगी। जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, जिस पॉइंट पे मिल रही है वो यहां से कितने पे होगा? 15 सेंटीमीटर। सोचिए आराम से। नहीं आ रहा अभी भी समझ? हवा लगी या नहीं लगी? क्या गड़बड़ हुई थी? कुछ नहीं, उल्टा कर दिए थे। अपने हिसाब से मत चलो भाई, जो मैं दे रहा हूं सवाल उस हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से अगला सवाल। क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ खास है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में सारे कॉन्सेप्ट मैं बता ही चुका हूं। जहां मुझे लगेगा कुछ नया है मैं बता दूंगा आप लोगों को। अभी तक आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा था। इस बार आपने अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर न रख के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया। अभी तक ऐसे रखे थे, इस बार ऐसे ही रख दिया। डिफरेंस समझ पा रहे हो? ठीक है। ये एक रॉड है, मान लीजिए ये अभी ऐसे रखा हुआ था ना, इस तरीके से लाइक दिस। इस बार आई से रख दिया। अब क्या है देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इसको अपन ने ए नाम दिया और इस पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया? बी। पॉइंट ए जो है वो यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये जो थिन रॉड है इसकी लेंथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडिया ऑफ कर्वेचर है वो है 40 सेंटीमीटर। रेडिया ऑफ कर्वेचर क्या है? 40 सेंटीमीटर। पॉइंट ए 40 सेंटीमीटर पे है, और जो पॉइंट बी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो शायद आप सोच पा रहे होंगे कि कितने पर है? 30 पर। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 10। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड लेंथ ऑफ द इमेज, ए पार्ट, लेंथ ऑफ द इमेज, एंड द बी पार्ट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। पहले इसका मतलब ना पता हो लेकिन लिख लीजिएगा, फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दिमाग चलाते रहिए, आंसर आ जाएंगे। सोचिए थोड़ा सा, डेटा ही इस तरीके का लिया है।
ए कहाँ रखा है, ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। क्या लग रहा है, लेंथ ऑफ इमेज क्या आ रही है, 20 सेंटीमीटर। कितने लोग आ गए, 20। हाउ मेनी ऑफ यू, ग्रेट। जिसका नहीं आया ध्यान से देखिएगा, काफी आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप ये सोचिए, ये रहा पॉइंट ए, ठीक। ये आप अगर ऑब्जर्व करें ना, तो ये ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि देखो रेडिया ऑफ कर्वेचर भी 40 है, यस और नो। और पॉइंट ए पोल से कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, ये बात याद है। तो इसका मतलब है इसकी इमेज यहीं पे बन जाएगी इस तरीके से, लाइक दिस। अगर आप पॉइंट बी की बात करें, तो पॉइंट बी का पोल से डिस्टेंस देखिए कितना है, 30। कुछ याद आ रहा होगा, 30 20 60, स्वागत है। तो इसका मतलब है बी की इमेज पोल से कहां पे बन जाएगी, 60 पर। इसको बी डैश बोल देते हैं, और इसको ए डैश, और इसको यूं मिला दिया, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। पढ़े लिखे लग रहे हो तो देख करके बताना, ये 40 ये 60, तो ये कितना होगा, ये 20 होगा। तो लेंथ ऑफ इमेज पहले पार्ट में यही पूछा था, लेंथ ऑफ इमेज, इसको हम एल कह रहे हैं या एल आई कह देते हैं, 20 सेंटीमीटर आई। कितना आया, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी पार्ट पढ़िए, क्या पूछा गया। वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन सीधे सवाल पूछ लिया, क्योंकि पहले डिफाइन करता और फिर सवाल देता, उससे अच्छा है कि सीधे सवाल के थ्रू समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो समझिएगा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ml। सर मैग्निफिकेशन तो आपने पढ़ाया था, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं था, वो क्या था, ट्रांसवर्स था, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट, नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ हम तभी लगाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा वो बराबर होगा लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आप ये सोचिए कि हाइट को अगर लेंथ से रिप्लेस कर दिया तो वो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था वो ट्रांसवर्स से नाम बदल करके क्या बन गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बन गया। अब यहां पर अगर आप पूछे लेंथ ऑफ इमेज कितना है, देन आई विल से 20। इफ यू विल आस्क मी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, देन आई विल से 10। तो वैल्यू आई है, लेकिन यहां पे एक नेगेटिव साइन और आएगा, मतलब ये -2 आएगा। माइनस क्यों आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो इमेज बन रही है ना, ये लेटरली इन्वर्टेड है सर। क्या बोला सर, मजा बहुत आया सुनने में। मतलब एक बात बताना, जैसे कि ये पॉइंट आपका ए था और इस पॉइंट को अपन ने बोला क्या, ए डैश। ए के रिस्पेक्ट में बी लेफ्ट में है या राइट में, ए के रिस्पेक्ट में बी लेफ्ट में या राइट में है, राइट में। और वहीं पे ए डैश के रिस्पेक्ट में बी डैश लेफ्ट में या राइट में है, लेफ्ट में। दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब एक के रिस्पेक्ट में आप बोल रहे थे पहले राइट में, अब वही क्या हो गया है, लेफ्ट में। इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं,
लेटरल इन्वर्जन। तो ये जो -2 साइन जो लगाया है लॉजिकली, वो आपको यही बताना चाह रहा है कि जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, लेटरली इन्वर्टेड बनी है। लग नहीं रहा समझ आया कुछ, क्यों भी गरीबों, क्लियर है क्या? तो यहां पर अगर मैं एक जनरल फॉर्मूले की बात करूं, आज के बाद अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट साइज का दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ इमेज बताइए, और वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है, तो मैं सवाल को कैसे डील करूंगा बताओ? मैं सवाल को ऐसे डील करूंगा कि उस रॉड के 2 एंड पॉइंट्स लूंगा और उन्हें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील करूंगा और उनकी इमेज बना दूंगा। मैंने वही तो किया यहां पर। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए की इमेज बनाई, फिर बी की इमेज बनाई, और ए और बी की जब इमेज बन गई उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और आराम से अपने पास लेंथ ऑफ इमेज आ गया। बोलो यस और नो? तो आज के बाद कोई भी अगर ऑब्जेक्ट दिया हो और इस तरीके से रखा हो और हमसे लेंथ ऑफ इमेज पूछा जाए, तो भैया ये फंडा जो मैंने बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ इमेज क्या है, क्या पूछूं, लेंथ ऑफ इमेज क्या है, तो आप कहेंगे सर इस वाले डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दीजिए। तो देखना ml बराबर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यू बी डैश माइनस यू ए डैश। ये क्या लिखा है समझ आ रहा है, 60 माइनस 40। और ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यू ए माइनस यू बी। देखना सही लिखा है क्या, चेक कर लो, अरे बोलो यस और नो? तो यहां पर मैं माइनस साइन अगर बाहर निकाल लूं तो इस तरीके से बन जाएगा आपका, या फिर इसी तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये ऐसी चीज को माइनस को बाहर निकाल करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको यू ना बोल करके इसको वी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वी, क्योंकि ये तो इमेज है ना भाई। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा यू विद नेगेटिव साइन। सर फॉर्मूला याद कर लूं, मैंने कहा याद भी करके कौन सा तुम कुछ चमत्कार कर दोगे, मैंने तो ये बिना फॉर्मूले के तुम्हें सवाल सॉल्व करवाया, यस और नो? तो तुम्हें तो लॉजिक याद रखना है, ये फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो, लेंथ ऑफ इमेज पूछी जाएगी, तो अपन लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि तुमने अभी तक किया। कर पाओगे? अगला सवाल दिया जाए। सवाल देने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इट्स फोकल लेंथ। मतलब मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके जो डायमेंशंस हैं वो mm में दिए हुए, इसमें दिए हुए mm में दिए हुए, तो उस केस में हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूं। मतलब एक स्पेशल केस, स्पेशल कैटेगरी, क्योंकि इस पर भी का सवाल पूछे गए। स्पेशल केस क्या, इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is very small as compared to its focal length। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है तो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू, जिसको आपने अभी माइनस के डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी लिखा था, अब डेल्टा यू और डेल्टा वी बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं डीवी बाय डी यू। क्या लिख देता हूं, डीवी बाय डी यू, ठीक है। अब देखना डीवी बाय डी यू की वैल्यू कैसे निकालोगे। क्या आप लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, बताइए क्या था, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू बराबर, हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए। क्या करिए, डिफरेंशिएट। आदत डाल लेना, नहीं समझ में आया तो याद कर लेना कि ऐसा करने से हो जाता है, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे -1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डीवी। वी की पावर -1 को डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा, मैं चेन रूल लगा रहा हूं, इसी तरीके से यहां पे आएगा -1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहां लिखेंगे -1 अपॉन एफ स्क्वायर इंटू डी एफ। ये एक्सप्रेशन बनेगा डिफरेंशिएट करने पे।
नहीं समझ आए तो वेट करिएगा, जब कैलकुलस पढ़ लेंगे तब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। डीएफ क्या है? चेंज इन फोकल लेंथ। लेकिन मिरर की फोकल लेंथ थोड़ी ना चेंज हो सकती है, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ तो r/2 होती है, ये तो मिरर की प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट मूव करे ना करे, कहीं भी रखा हो, तो ये डीएफ की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0। बोलो यस और नो। तो जरा ऑब्जर्व करना, यहां से तुम्हारे सामने ये वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस के डीवी अपॉन वी स्क्वायर बराबर डी यू अपॉन यू स्क्वायर। तो जरा ऑब्जर्व करिए, माइनस के डीवी अपॉन डी यू की वैल्यू क्या आ रही है, और शायद आपको याद ना हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वैल्यू जो है वो एम टी स्क्वायर होगी। क्या होगी? एम टी स्क्वायर होगी। कैसे होगी एम टी स्क्वायर, समझ आया? क्योंकि एम टी इज अ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वैल्यू क्या हुआ करती थी, माइनस के वी बाय यू। तो क्या हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें भाई? अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। नेगेटिव साइन लगा लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि वो लिटरल इन्वर्जन आ जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के एम टी स्क्वायर। माइनस नहीं भी लगाएंगे तो लॉजिकली तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा। कहने का मुद्दा ये है भाई, सिंपल सी बात, काम की बात पर फोकस करते। ये तो मैथ्स थी, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता तो जीवन भर तुम्हारे जहन में एक सवाल रहता कि ये कैसे लिख दिया। तो उसके लिए मैंने ये प्रूफ दे दिया, लेकिन एट द एंड नो वन विल आस्क यू दिस प्रूफ। इफ अ साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट उसी लेंथ के अलोंग लग सकता है जो लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल लगेगा, ट्रांसवर्स लगेगा, ट्रांसवर्स लगेगा। तो ये सब क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि देखना सवाल आपसे किस तरीके का पूछा जा सकता है। कई सारे सवाल आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे। मान लीजिए ये रहा मिरर, और इसका रेडिया ऑफ कर्वेचर वही आपको सेम दिया गया, कितना? 40 सेंटीमीटर। आपके पास एक बहुत छोटा सा स्क्वायर प्लेट है, इसका जो लेंथ है, लेंथ ये लेंथ 1 mm है। कितना है? 1 mm। हाइट भी 1 mm है, क्योंकि स्क्वायर बोल दिया मैंने। ये स्क्वायर प्लेट को इस तरीके से रखा गया, और यहां से ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। देखो आराम से देखो, सवाल देखो, कोई तकलीफ की बात। ये स्क्वायर प्लेट का साइज क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बहुत छोटा है। देख लो आराम से, डायमेंशंस देखो mm में, और वहीं पर फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है या नहीं है? अब मान लो इस तरीके का सवाल दिया जाए और अब आपसे पूछा जाए फाइंड द, क्वेश्चन लिखिएगा, एरिया ऑफ द इमेज, फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज। हाँ, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है। मैं यहां पर ये कह रहा था, ये एबीसीडी है। अब देखो इस सवाल को तुम ऐसे तो करोगे नहीं कि सबसे पहले तुम बी की इमेज बनाओ फिर ए की इमेज बनाओ, क्योंकि ए और बी पॉइंट के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो ऐसे थोड़े ना लोग 30 माइनस 0.1 और 30 प्लस 0.1। सोचो आराम से सोचो, जस्ट टेक योर टाइम, ठीक है, और मुझे बताओ कि आपका आंसर कहां तक पहुंचेगा। क्या कोई भी मिरर दिए हो?
फोकल लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो तो प्रॉपर्टी है। यस, कुछ लोग 8 बता रहे हैं, कुछ लोग अच्छा ये बताइएगा, इसको पढ़ने के बाद ये तो शायद समझ आ गया होगा ना कि जो इमेज है वो 60 पे बनेगी, और शायद आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो आप जानते हैं -v/u होता है, जो कि मेरे हिसाब से -2 आ रहा हो। ये मैं पुराना वाला डेटा यूज कर रहा हूँ, 30 20 60, याद आ रहा है? ये तो समझ आया -2 कैसे लिखा है, क्योंकि इमेज कहां बनेगी 60 पर, तो v की वैल्यू 60 रखोगे और u की वैल्यू 30 रखोगे तो -2 आ जाएगा। तो ये बताना कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो उसको लिख दिया क्या -4। ठीक है, माइनस तो सिर्फ इन्वर्जन बता रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 4 गुना और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 2 गुना, ये बताना चाह रहा है। देखना ध्यान से, समझने का प्रयास करिएगा। जहां निगाह हटी वही दुर्घटना घटी। आराम से समझा रहा हूं, समझ लेना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हाइट ऑफ अ इमेज है वो 2 गुना हो जाएगी। मतलब ये जो लेंथ है बी और सी, दिखाई दे रही है, ये बी और सी लेंथ अभी कितनी है 1 mm, ये 1 mm वाली लेंथ कितने गुना हो जाएगी 2 mm। तो इसका मतलब मैं यहां पर जब इमेज बना रहा हूंगा तो ये लेंथ आपकी 2 mm हो जाएगी। कितने mm हो जाएगी 2 mm, समझ में आया? अच्छा ये बताना ए बी लेंथ के अलोंग, किस लेंथ के अलोंग, ए बी लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल लगेगा या ट्रांसवर्स लगेगा? क्या लेंथ ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हम ये कहेंगे कि यहां लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना है 4, तो इसका मतलब जो 1 mm लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 4। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 1 या 4 हो जाएगी। सोचिए आराम से, इस तरीके से इमेज बनेगा लाइक दिस। यहां पर लेटरल इन्वर्जन ये दिखा रहा है, ये ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश और ये डी डैश। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, फिर बता दूंगा। और मुझे ये बताओ जल्दी से, एरिया ऑफ इमेज कितना आएगा 8 या 16? 8। तो यहां पे अगर एरिया ऑफ इमेज पूछा गया है तो वो मैं लिखूंगा 4 × 2, दैट इज व्हाट 8 mm का स्क्वायर। दोबारा सुनिएगा, फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। वो लेंथ जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है उसके अलोंग लॉन्गिट्यूडनल लगता है, और वो लेंथ जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उधर ट्रांसवर्स लगता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 2 गुना है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 4 गुना है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये लेंथ 1 है तो इसका मतलब ये वाली 2 हो जाएगी, और ये लॉन्गिट्यूडनल लेंथ भी 1 है तो ये वाली लेंथ 4 हो जाएगी। जो स्क्वायर है वो स्क्वायर नहीं रहेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भाई? पॉइंट इज दैट ये माइनस साइन क्या बता रहा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहां पे ये जो इमेज है, पहले ध्यान से देखना, ये बी और सी लेंथ ऊपर थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी ना B2C। अब देखना B2C नीचे आ गई ना भाई, ये इन्वर्जन है। क्या है? इन्वर्जन, इन्वर्टेड है, और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल भी इन्वर्टेड है।
क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो ए डैश के रिस्पेक्ट में बी डैश आगे है पीछे है, पीछे है, ये लेटरल इन्वर्जन। तो यहां पे एक टर्म डिफाइन किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एमएस, जिसे हम बोलते हैं बेटा सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। नए नए नाम लोगों ने बना लिए अपने हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, जो कि आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पे एरिया ऑफ इमेज 8 था और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 1 था, एरिया 8 टाइम्स हो गया। दोबारा बता दूं, उम्मीद मत करिएगा। क्या बेटा, एमएल को नहीं लिखो तो ठीक है, लिख सकते हो इस केस में। डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, पूरी इमेज एक तरफ नहीं बनेगी, आधी रियल बनेगी और आधी वर्चुअल। बढ़े आगे बढ़े, हवा लग नहीं रही, लग रहा है लग गई क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे इसी के साथ। इस बार पता चल जाएगा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। इस बार स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्यूब। क्या है? क्यूब। क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 mm। अब क्यूब बोल दिया तो सारी साइड लेंथ बराबर ही होंगी, और ये है 30। कितना है? 30। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ठीक, सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इमेज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इमेज। डिंग 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 डिंग। क्या आ रहा है बबुआ, कर पाओगे? बुद्धि तेज चलाइए भाई, ठीक है। 12th क्लास में आ चुके हैं आप, बिना पेपर दिए। कोप अप तभी कर पाएंगे, लिपर लिपर नहीं करेंगे हम, बिल्कुल बता देते हैं पहले ही। इसमें टोटल कितने मैग्निफिकेशन लगेंगे? देखो मतलब एक तो लेंथ हो गई, एक विड्थ हो गई और एक हाइट हो गई, तो 3 डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल कितनी बार लगेगा? 2 बार। और ट्रांसवर्स कितनी बार लगेगा? आराम से सोचिएगा, ट्रांसवर्स 2 बार लगेगा और लॉन्गिट्यूडनल तो सिर्फ एक ही बार लग सकता है। सर क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जल्दी से फटाफट ये बता दीजिएगा बिना पेन चलाए कि तुम्हारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो -2 ही आएगा और तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो -4 ही आ रहा है। ये तो बिना पेन चलाए आ गया, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए ये लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग तो लॉन्गिट्यूडनल लगेगा, लेकिन y और z दोनों के अलोंग, सुनना ध्यान से, ट्रांसवर्स लगेगा। कुछ लोग यहां पे ये सोचते हैं कि z के अलोंग तो लॉन्गिट्यूडनल लगना चाहिए। मेरे भाई तुम यहां पर इस मिरर को एक प्लेन में देख रहे हो, लेकिन ये मिरर कोई एक लाइन नहीं है, ये 3D है।
और मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स लगेगा या फिर लॉन्गिट्यूडनल लगेगा, ट्रांसवर्स लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे ऐसे मिरर लगा हुआ है 3D में इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मैं तुमसे कहूं इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, कितनी बना सकते हो? दो। तुम्हारी जितनी सोच है उससे दो ज्यादा ही बना दूंगा मैं। क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? तुम यहां पे इसको यूं घुमा दो, टी, ये सारी की सारी लाइन जितनी भी तुम्हें घूमती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या नहीं है? दो क्यों है फिर? इनफाइनाइट है ना यार, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर तो कितनी भी हो सकती है। और मैं अगर बोलूं इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग तो एक ही हो सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तुम्हारा एक्स के अलोंग लगेगा, ट्रांसवर्स वाई के अलोंग भी लगेगा और जेड के अलोंग भी लगेगा। सवाल खत्म हो चुका है। सवाल क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि ये वाली लेंथ जो 1 mm है वो अब 1 mm ना रह करके कितनी हो जाएगी? मैं यहां पर देखिएगा क्या होगा। कुछ इस तरीके की कहानी होगी। ये जो लेंथ है ये वाली दिख रही है, ये 1 से कितनी हो जाएगी? 4। 4 क्यों हुई बेटा, समझ आया? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी द 4 टाइम्स, यस और नो? ग्रेट, वंडरफुल। आगे आनंद लीजिएगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली जिसको आप हाइट भी कह सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 mm। और ये वाली ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, लिख लेना। कुछ समझ आ रहा है? तो बताइए, ये भी 2 हो गया, खत्म हो चुकी है कहानी। तो बताइए ये अब क्यूब बनेगा या क्यूबॉइड बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज अ वॉल्यूम, तो आप देख पा रहे होंगे 4 इंटू 2 mm क्यूब, तो 4 चौक 16। अगर यहां पे एक टर्म डिफाइन किया जा सकता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एमवी। एमवी का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन। और वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूं तो पता है क्या लिखूंगा? तो वॉल्यूम ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 16 है, ये 1 है, तो कितना आ जाएगा? 60। क्या लग रहा है बबुआ? हवा लग रही है? सवाल बहुत आसान है, ऑप्टिक्स सबसे आसान है फिजिक्स में, मैं बता दूं क्लास 12th में। लेकिन पॉइंट यही है कि हर मेरी एक एक बात को, एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप डे 1 से मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो जिस तरीके से बता रहा हूं अगर उसी तरीके से चल रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा, यही है जीवन। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस किए, अलग अलग तरीके की मैग्निफिकेशन देखे, ये समझा कि किस तरीके से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एक दूसरे से अलग है। लेकिन एक बात बताइएगा कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज द स्क्वायर ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये फंडा तुम हमेशा लगाओगे या कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड केस में? वो लिमिटेड केस क्या है, ये पता कैसे चलता है? अगर आप ध्यान से देखें कि इस ऑब्जेक्ट के जो डायमेंशंस हैं और ये जो फोकल लेंथ है, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, अलग अलग है? ये mm में दिया है, वो किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। पॉइंट इज दैट डेटा देखने के बाद पता चल जाएगा अपने आप कि तुम्हें कब वो फॉर्मूला लगाना है और कब नहीं लगाना है। अब देखिएगा, एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में यहां पे कवर करने जा रहा हूं क्योंकि कई बार कुछ अच्छे सवाल भी एडवांस लेवल पे पूछे गए हैं। जैसे अभी तक जो तुमने सवाल सॉल्व किए उनमें क्या होता था कि आपको ऑब्जेक्ट दिया है, मिरर दिया है, यस और नो, और आपसे इमेज पूछी जाती थी। इस बार क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज बता देंगे,
लेकिन मिरर के बारे में नहीं बताएंगे। मतलब समझने का प्रयास करिएगा। मतलब लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आपको पता होगा, ये पता है, ये नोन है। ये क्या है? नोन है। और आपको मिरर का नेचर नहीं पता, मिरर कहां रखा है ये भी नहीं पता। हाँ, एक एहसान जरूर कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस और बता देते हैं। क्या बता देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है। और फिर आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अ इमेज एंड व्हाट इज अ लोकेशन ऑफ द इमेज। सॉरी, मिरर। इमेज की रिप्लेस करके क्या कर लेना? मिरर। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अब जो तुम्हारे सामने चैलेंज है वो क्या है? हाउ टू फाइंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ मिरर। अगले 2 से 3 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, ये कॉन्सेप्ट ही बाइंड अप हो जाएगा। क्या करना होता है सुनिएगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, सुनना ध्यान से, अपना दिमाग मत चलाना, बिल्कुल भी मत चलाना, हो तो भी मत चलाना, ठीक है? क्योंकि तुमने दिमाग चलाया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले मेरी बातों को सुन लेना। बोलेगा भाई साहब एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस से यहां पर है और एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे यहां पर है। एक्चुअली ये डिस्टेंसेस आपको क्वेश्चंस में मेंशन होते हैं और ये बता दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है। मतलब ये सिचुएशन आपको दी है, ओ ये रहा, आई ये रहा, बताओ मिरर कहां है। ना तो मिरर के अता पता है, ना तो मिरर का अता पता है, और इवन ये भी नहीं पता कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ये है सवाल। समझ रहे हो? तो इन सवालों को करने का एक तरीका होता है ज्योमेट्री। एक तरीका क्या होता है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मुझे काफी पसंद है, तो पहले आप ज्योमेट्री से समझिएगा मैं क्या करूंगा, ठीक है? कभी भी आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दी हो ना, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे को इमेज से मिला दीजिए। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हर रे क्या इंसिडेंट रे होगी? और इमेज से निकलने वाली हर रे क्या रिफ्लेक्टेड रे होगी? और अगर मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज को मिला दिया तो इसका नाम इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो और इसी का नाम रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते हो। बोलो यार। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि इंसिडेंट रे ही रिफ्लेक्टेड रे है? और ऐसा जनाब तभी हो सकता है जब आने वाली और जाने वाली सेम रास्ते से जाए। बोलो यस और नो। और आने वाली और जाने वाली अगर सेम रास्ते से जा रही है तो वो तभी हो सकता है जब वो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो। बोलो यस और नो। और अगर वो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और तुम्हारा मिरर अगर स्फेरिकल मिरर है तो गारंटी है कि हर नॉर्मल क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए। क्या तुम ये कह सकते हो कि ये जो ओ और आई को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही होगी, गारंटी से वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं आया समझ? सोच लो बेटा आराम से, क्योंकि आने वाली कौन? आने वाली और जाने वाली का रास्ता सेम है, अलग अलग है। और रास्ता अगर सेम है तो वो तभी हो सकता है जब वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा। और नॉर्मल इंसिडेंस हर बार क्या सी से पास होगा? तो लो भाई, सी की लोकेशन पता चल गई। किसकी लोकेशन? सी की लोकेशन। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। ये क्या था? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? कि जो आई है, आई कौन है? आई। इसका प्रिंसिपल एक्सेस के अबाउट प्रोजेक्शन बनाइए। तो प्रोजेक्शन का मतलब शुद्ध हिंदी में बताइए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिंपल सी बात है, इसके अबाउट इसकी क्या बनाइए? इमेज बनाइए। ठीक, आपने इमेज बनाई, प्रिंसिपल एक्सेस के अबाउट ये बनी आई डैश। क्या बनी? आई डैश। इसके बाद क्या करना है? आपको अपने ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनानी। ये लाइन आई से बनाई। ज्यादा आगे चलेंगे, पहले प्रोजेक्शन बनाया, उसके बाद क्या बनाने जा रहे हैं? ये बनाएंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस के किसी पॉइंट पर कट करेगी, फिर वहां से लौटा के यू बना दीजिए ऐसे। ठीक है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सेस पे कट कर रही है
और जितने एंगल पे कट कर रही है उतने पे ही निकल रही है। मान लीजिए ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन होगा पता है? पोल होगा। ऐसा पोल पर ही हो सकता है। मतलब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है? सिमेट्रिकल है। आपको ये बात पता होगी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी तो अपने आप में एक नॉर्मली है ना यार। तो डेफिनेटली वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को यहां से कट करके इस तरीके से निकलेगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा? पोल होगा। अब आप देखिएगा, ये पोल है, ये क्या है? पोल। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहां पे जो कर्व बनाना है वो कर्व किस तरीके से बनेगा। कर्व का सेंटर इस तरफ है, तो कर्व का सेंटर अगर इस तरफ है तो ये ऐसे ही बनना चाहिए। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा इस तरीके से बना दो। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? पहली बात, ज्यादातर लोग मुझे पता है कॉनकेव ही जवाब देते हैं, 95% लोगों का आंसर कॉनकेव ही आता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अब इस मिरर की सिल्वरिंग किस तरफ हुई है, दैट विल डिसाइड कि ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अब सिल्वरिंग किस तरफ करें ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है तो मैं यहां पे दोनों केसेस कंसिडर करूंगा, एक बार ऑब्जेक्ट रियल और एक बार ऑब्जेक्ट वर्चुअल। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि आपका ये जो ओ है, ओ ये रियल है, रियल का मतलब है इट शुड बी इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, यस और नो? अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इसका मतलब सिल्वरिंग पीछे की तरफ होगी, और अगर सिल्वरिंग पीछे की तरफ हुई तो ये मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव होगा। नहीं समझे? अगर ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ, वर्चुअल का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? वर्चुअल का मतलब है इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिल रहा है, तो उस केस में, वर्चुअल के केस में ऑब्जेक्ट फ्रंट में होगा या बैक साइड में आएगा? बैक साइड में आएगा। अगर बैक साइड में हुआ तो इस मिरर की सिल्वरिंग पीछे की तरफ होगी या आगे की तरफ होगी? इधर होगी। तो आप खुद सोचिए कि ऑब्जेक्ट अगर ये वर्चुअल होता, क्या होता? वर्चुअल होता, तो यही मिरर जिसको तुम कॉनकेव कह रहे थे, अगर तुम सिल्वरिंग इस साइड में कर देते तो कॉनकेव बनता या कॉन्वेक्स बनता? कॉन्वेक्स बनता। यहां पर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब मैंने बता दिया, अब तुम्हारे साथ ऐसा धोखा नहीं होगा। फंडा दोबारा रिपीट करूं, क्या करना है सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, ओ और आई को मिलाने वाली लाइन को ज्वाइन करिए। प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जहां पे भी इमेज बनी हुई है उसका प्रिंसिपल एक्सिस का अबाउट प्रोजेक्शन लिए ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि इस पॉइंट को टच करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी कट करेगी वहां पे कौन होगा? पोल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको पोल पता है उसको दो चीजें पता चल गई, क्योंकि मिरर हमेशा पोल पर रखा होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, तो डेफिनेटली आपको ये पता चल गया कि जो भी स्पेयर आप बनाओगे उसका सेंटर किस तरफ आ रहा है। अब सिल्वरिंग किस तरफ होगी, दैट विल डिसाइड व्हाट? ऑब्जेक्ट या इमेज? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इट शुड बी इन द फ्रंट, इट शुड बी इन द फ्रंट, और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इट शुड बी बैक साइड ऑफ द मिरर। डन? नोट कर लीजिएगा।
करो आराम से। अगर रेज इस तरीके से आ रही है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिरर के पीछे है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? रेज आ रही हो इस तरीके से आगे से, इस तरीके से, और इनको पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ मिल रही हो तो वो वर्चुअल है। देखो जो मैंने ये स्टेप्स बताए इनको लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। स्टेप नंबर 1, the line joining the object and image, the line joining the object and image, the line joining the object and image cut the principal axis, cut the principal axis at center of curvature, cut the principal axis at center of curvature because the rays passing through COC, because the rays passing through COC retraces its path after the reflection, retraces its path after the reflection. चलिए नेक्स्ट, retraces its path after the reflection. ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2, draw the projection of the image, draw the projection of an image about the principal axis, about the principal axis and the line joining O and I dash, and the line joining O and I dash cut the principal axis at the pole, cut the principal axis at the pole. Next, step number 3, silvering of the mirror, silvering of the mirror will be decided, silvering of the mirror will be decided on the basis of the nature of the object, on the basis of the nature of the object. ठीक है भाई, पढ़ लो एक आध बार दोबारा से। क्या कहाँ बनाता है रियल? वर्चुअल भी तो बनाता है, पोल और फोकस के बीच में। देखो एक बात याद रखना, अभी तुम्हें हो सकता है इस तरीके के डाउट्स भी हो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर होगा इधर होगा, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसको होल्ड पे रखना, ठीक है। अभी मैं एक आगे जाकर के न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपके लिए सारी चीजें कुछ ज्यादा ही आसान हो जाएंगी। मतलब आप बिना पेन चलाए सिर्फ लोकेशन देख करके बता दोगे कि तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी और उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। अभी तो जितना बताया जा रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान देना। मैं इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोगों को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, यहां पर ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो कि यहां से 2 mm ऊपर,
और यहां पर है तुम्हारी इमेज। एक मिनट, ये क्यों बना दिया है, सॉरी, जो कि 1 mm नीचे, ठीक। और इनके बीच का ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो गैप है ना, गैप, ये 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में मेंशन। अब आपसे सेम सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड द लोकेशन एंड द नेचर ऑफ द मिरर। फाइंड द लोकेशन एंड द नेचर ऑफ द मिरर। हो गया क्या? कोशिश करिए, गरीबी है काफी ज्यादा, बीपीएल कार्ड से भी नीचे। ये देखो, 4 लाइन बनाने से आंसर नहीं आएगा। थोड़ा सा सोचो, एक बात बताना मेरे को, देखना देखना, अगर इसको और इसको मैं मिला दूं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? है पक्का? ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये लेंथ मैंने x बोल दी, x, तो ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी? ये तो समझते होगे, x निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? x। क्योंकि यहां पर बताना, ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा होगा क्या? और tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाय x, इस वाले ट्रायंगल में। और इस वाले ट्रायंगल में बताओ tan अल्फा क्या लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाय tan माइनस x। ओ गरीबो, तो जरा देखिएगा भाई, यहां से आप सॉल्व करने पे क्या आएगा? 20 माइनस 2x इज इक्वल टू वॉट? x। 20 इज इक्वल टू वॉट? 3 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x कितना आ गया? 20/3। ठीक है भाई, लेकिन आंसर थोड़ी ना आ गया, ये सब थोड़ी पूछा आपसे। ठीक है, अगला एक बात बताना, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लूं क्या? ये आई डैश हो गया। क्या हो गया? आई डैश। यहां से इस लाइन को यू मिलाया, जिस पॉइंट पे कट करेगा क्या वो पोल कहलाएगा? बोलो यार। अब देखना, मतलब ये कट करके ऐसे चला जाएगा, ये है ना। तो मान लो ये एंगल बीटा है तुम्हारा, कितना है? बीटा। अब तुम्हें ये डिस्टेंस तो दिया गया नहीं है, तो आप चाहें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस डिस्टेंस को, नहीं यहां से क्या, 1 मिनट, इमेज ये थी ना, ये रहा 1 mm, ये कितना? 1 mm। ये डिस्टेंस को आप y मान लो। कितना मान लो इसको? y। और ये एंगल बीटा मान लो। क्या मान लो? बीटा। तो जरा देखना, y निकाल सकते हो तुम। कैसे निकालोगे? tan बीटा बराबर 1/y। ज्योमेट्री समझ में आ रही है? tan बीटा बराबर क्या लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाय y बराबर, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, 2 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 प्लस y। यस और नो? तो 2y बराबर कितना आ गया? 10 प्लस y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मिरर इस तरीके से बनेगा। लेकिन मान लो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को बोल दिया जाता, क्या बोल दिया जाता? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मुद्दा ये है कि सर आपने सिल्वरिंग कैसे कर दी? मैं कहूंगा कि मैंने नहीं करी, गलती से हो गई थी। अब एक बात बताना, ये रहा पॉइंट सी, अरे कौन है ये? सी। और ये रहा कौन? पी। सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वही आर होता है क्या? सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या वही आर होता है क्या? तो बताना ध्यान से, यहां पे आर की जब वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10 माइनस एक्स प्लस 10। कितना आ रहा है? 40/3 आ रहा होगा। ये 10/3 हो जाएगा।
प्लस 40/3 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 40/3 सेंटीमीटर। अरे समझ आया क्या भाई? नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर अब ये कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा? तो मैंने कहा कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन है क्या? नहीं मेंशन है, यू शुड कंसिडर बोथ ऑफ द केसेस। अगर ऑब्जेक्ट रियल होता, ऑब्जेक्ट क्या होता? रियल, तो कौन सा मिरर होता? कनकेव। कौन सा होता बेटा? कनकेव। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होता? वर्चुअल, तो कॉन्केव होता है कॉन्वेक्स होता? कॉन्वेक्स होता। एक तरीका यह है करने का। एक तरीका और है जिसमें ज्योमेट्री का यूज नहीं करते, जिसमें डायरेक्टली उससे कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला, और ये जो भी मैग्निफिकेशन वाला आपने पढ़ा है। जैसे कि तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या लिखोगे? द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे बोलो यार, आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। कितनी आ जाएगी? -1/2। और ये बात आप देख के समझ पा रहे होंगे, दैट इज व्हाट? -v/u। यस और नो? और दूसरा, आप आपकी इमेज ये यहां पे बन रही है, इमेज का डिस्टेंस अगर y है, इमेज का डिस्टेंस अगर क्या है? y, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? y + 10। यस और नो? अगर मैं कहूं कि v की वैल्यू कितनी है? y, तो u की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? y + 10। यहां से भी सॉल्व होके आ जाएगा। इसके बाद क्या लगाना होगा आपको? मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u = 1/f। तो देखो यहां से तुम्हारे पास y आ गया। क्या आ गया? अभी कुछ आ रहा है गरीबो? तो जब तुम्हारे पास y आ गया तो v और u पता चल गया ना। और अगर तुम्हें v और u पता चल गया तो एक बात बताना फटाफट, 1/v + 1/u = 1/f लगा के f आ जाएगा। वहां से भी पहुंच सकते। हाँ, अगर ये कॉन्वेक्स हुआ तो सिल्वरिंग इधर होगी, बिल्कुल। हाँ हाँ, पहली बात तो अगर सिल्वरिंग इधर होगी, तुम अभी तक वहीं अटके हुए बेटा है। क्यों समझ में नहीं आया तुम्हें? कितनी बार बताइए मैंने वर्चुअल की कहानी। अगर मैंने सिल्वरिंग इधर कर दी और मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट पीछे है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि रेज इस तरीके से आ रही है कि वो इस पॉइंट पे मिल रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? जब पीछे कोई रखा हुआ है कुछ, रेज इस तरीके से आ रही है यहां से कि उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे कहां मिल रही है? पॉइंट ओ पर। बोलो, देख ले, पीछे ही बन रही है तो इमेज वर्चुअली बनेगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है। बोलो डन। हाँ भाई, तो ये भी तो एमएम में, ये भी एमएम में, और ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, क्या फर्क पड़ेगा? प्रोपोर्शनैलिटी तो है। अरे भाई, अगर 2 mm में लिखा है तो 1 भी तो mm में लिखा है, और x सेंटीमीटर में तो 10 - x भी सेंटीमीटर में। नहीं तो कर ले कन्वर्ट, किस में करेगा? mm में। मल्टीप्लाई कर दे 10 का, तो इधर भी कर दे, कट जाएगा वो तो वैसे भी। ये रेशियो निकालना है ना, ठीक। तो दोनों केस लोगे तो एक बार u की वैल्यू पॉजिटिव लोगे और एक बार u की वैल्यू नेगेटिव लोगे। तो f की वैल्यू एक बार पॉजिटिव आएगी और एक बार नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर आपने बोला ऑब्जेक्ट रियल है तो u की वैल्यू क्या लोगे? नेगेटिव। लेकिन अगर आपने बोला ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो u की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अब बोलो आया नहीं क्या समझ? तो बहुत ही आसान था यार, तुम तो फैल गए रहते की तरह। अरे क्लियर है क्या? अगला तो कर ही दोगे। अच्छा चलो देखते हैं, लेट्स। ठीक है, कितने बजे क्लास ओवर होगी? नहीं नहीं, इसके बाद भी तो क्लास होगी तुम लोगों की। 10 10। 10 10 10 पे हो जाएगी? फिर तो खत्म ही होगी क्लास। ऑफिशियल टाइमिंग क्या है? 8:40। आज पहला दिन था इसलिए गड़बड़ होगी, चलो कोई ना। कल से बिल्कुल। कल कितने बजे से? कल लास्ट है।
बस ठीक है, फिर तो वसूल देंगे कल वसूल दूंगा। अभी मैथ्स की है 10-20, ठीक है। अच्छा, इसमें विकेट सर है इसमें, और ये तो पूरी लास्ट ईयर वाली ही टीम है, EC1 वाली। उसी में एसके सर, हाँ सेम टीम है, लास्ट ईयर जो हम लोग EC1 में थे। हाँ भाई, हाँ तेज बोल तेज, ये समझना थोड़ी है भाई। एक बात बता, ये तेरी इमेज है, अगर मैंने ये बोला कि ये पोल से कितने डिस्टेंस पे है, वाई पे, और तुझे पता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था सवाल में, 10। तो अगर ये डिस्टेंस y है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, y प्लस 10। तो ये u लिखा है, u, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना हो गया y प्लस 10, और इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया y। तो मैं ये बता रहा था कि इनकी वैल्यूज को भी यहां पुट करके तू y निकाल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे y ज्योमेट्री से निकाला है ना, तो यहां से भी निकालेगा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना जरा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट और इसकी ये इमेज, ये 1 mm और ये 2 mm, ये O है, ये I है, और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। वही सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ वही करना है, कुछ भी नया नहीं है। शुरू हो जाओ। देना जरा ELP देना। कितनी ELP दे दी थी, 1.5 हो चुकी है। थोड़ा फास्ट भाई, है ना। तो ऐप पे लॉगिन तो सभी का हो जाता होगा ना, तो उस पर अगर मैं ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट शेयर करूंगा तो सबको शो हो जाएगा। अगर फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा, तो फॉलो करो भाई, मतलब तभी तो दिखेगा। अब नहीं देख, मुझे नहीं पता भाई, देखो उस ऐप के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फॉलो सिर्फ प्लस वाले कर सकते हैं, तो कितने लोगों के पास प्लस नहीं है, अरे तेरी, फॉलो तो हर कोई कर सकता है यार। चलिए देखते हैं। अरे वो ऐप का फीचर है, टेलीग्राम पे कैसे आ जाएगा, प्रिंट थोड़ी निकल जाएगा उसका कि PDF बन के आ जाएगी, वो तो ऐप का फीचर है ना। ठीक है, करते हैं, अभी देखते हैं मुझे। अच्छा, इस बार सबके पास नहीं है प्लस। सवाल का आंसर निकालो तुम लोग, नचा देंगे, यही बता रहे हैं, बुजुर्ग आदमी से सॉल्व करवा रहे हो सब। अरे कुछ नहीं, मैं एक शेयर करूंगा, ठीक है। कल मैं तुम लोगों से पूछ लूंगा कि किस किस को दिख रहा है, किस किस को नहीं दिख रहा, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों टेंशन लेकर। 11th में चल रहा है रिवीजन जोरदार। टेस्ट है तुम लोगों का, कब है, सिलेबस पता है 11th का। ओ और आई को मिला दो, मिला दिया, ये लो।
और आई को मिलाने पर मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर आ रहा है भाई। ये हो गया सी। कौन हो गया? सी। अगला स्टेप क्या करना है? इमेज का प्रोजेक्शन लेना है। ले लिया गया भाई? ये लो ले लिया भाई। ये आई डैश आ गया। क्या आ गया? आई डैश। अगला स्टेप क्या करना है भाई? और आई डैश को मिला दो, और आई डैश को मिला दो। कहां पे कट कर रहा है भाई? ये पोल पर। पोल पर क्या? पोल यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। जल्दी से बताना, जो तुम मिरर बनाओगे वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना भाई? ऐसे या ऐसे? ये पता कैसे चलता है? ये सब तो आता है ना तुम्हें। कटोरा किस तरफ रखना है? जिस तरफ सी है। जिस तरफ क्या है? सी है। बोलो क्लियर है भाई? तो सी इस तरफ है तो कटोरा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बस खत्म हो गया। आपको ये सारे डिस्टेंसेस निकालने होंगे, तो फिर से वही सेम फंडा है। देखो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बी अल्फा, ये एंगल बीटा, तो अल्फा बीटा लगा लो और निकाल दो भाई। मुझे नहीं पता, दोनों तरह का मिरर हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रियल, तो कॉनकेव आता है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो कॉन्वेक्स आता है। कर पाओगे आगे सॉल्व? इसमें भी आंसर सेम ही आता है, 40/3 आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉल्व करके निकाल लेना भाई। करूं क्या आगे सॉल्व? ठीक है, चलो होमवर्क लिखो फिर, कल पूरा बाइंड अप कर देंगे डिस्कशन। ठीक है भाई? ठीक है, क्लास है बेटा। ठीक है, कल भी है। अरे चुप रहो, तुम बताओगे कि मैं तुम्हें बताऊंगा? नहीं, मैं बता देता हूँ अभी, कल है कि नहीं है। अभी रुक जाओ, तुम मत बताओ, कल भी है, लास्ट क्लास है। ठीक है, क्या इसमें पहले वाले का? भाई तुम लोग बहुत गरीब हो, और जाकर के ना बेसिक मैथ्स पढ़ो पहले। ऑर्डर अलग अलग है, कैसे होगा? बहुत गरीब आदमी है ये पता है। यहाँ इसलिए अटके हुए हैं कि सर ये एमएम में सेंटीमीटर में कैसे लिख दिया। ये सोचो आराम से, ठीक है? तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है अभी। रेशियो है, रेशियो। अभी भी सोच रहे हैं क्या बताया। नेक्स्ट होमवर्क लिखो, कल होगा डिस्कशन। ईएलपी नंबर 4 कंप्लीट। ईएलपी नंबर 4 कंप्लीट। बस इतना ही है, क्योंकि डिस्कशन भी करना है कल। मॉड्यूल में देता हूँ थोड़ा सा। मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव में कहां तक दे दिए? 10 तक। एक आध हो गया? ठीक है, तो सब ठीक है। SE1 में कर लेना 5 से 10। SE1 में 5 से 10। चलिए, डन हो पाएगा कल तक? थैंक यू सो मच। अब इसी रूम में होगी क्लास, ठीक है? 7th फ्लोर पर मत जाया। बढ़िया हो गया तुम्हारे लिए तो।